नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। देश में बीते 3 दिन से लगातार 4 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आने के बावजूद कई राज्यों में नए मरीजों की संख्या कम हो रही है। इससे उम्मीद बनी है कि अगर कोविड संक्रमण की दिशा में लागू नियमों का पालन किया गया तो संक्रमण के प्रसार को कम करने की कोशिश को कामयाबी जल्द मिलेगी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में कमी होती दिखाई दे रही है। हालांकि देश में कुल मामलों का आंकड़ा पिछले 3 दिन से 4 लाख के पार रहा है और इसी तरीके से जो मामले हैं उनमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ राज्यों में मौत की अगर बात करें तो वो संख्या जरूर बढ़ रही है, वो चिंताजनक है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर ये आंकड़े कम हो रहे हैं तो कई जगह संसाधनों की जो कमी है उसके चलते भी लोगों की जान जा रही है। कहीं पे ऑक्सीजन की कमी, कहीं आईसीयू बेड की कमी, कहीं पे अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कमी, यानी जो संसाधन है उसकी मारामारी है और इसी के चलते कई लोग जो है वो दम तोड़ रहे हैं। आज हम इसी चर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे अगर आंकड़े कम हो रहे हैं तो फिर संसाधनों की मारामारी क्यों है, क्योंकि संसाधनों की मारामारी का ही नतीजा है कि कई लोगों की जान जा रही है। सरकारें, प्रशासन, शासन लगातार जुटा हुआ है कि कोशिश की जाए कि कहीं किसी के इलाज के अभाव में जान ना जाए। बावजूद इसके हालात थोड़े उनमें सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये वो राज्य हैं जिनमें पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अगर ऑल ओवर देश को देखें तो वहां जरूर 4 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन जो अब संसाधनों की बात है, जो संसाधनों की कमी है, वो कहीं ना कहीं उसके सामने सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। कहीं पे ऑक्सीजन की कमी, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, कहीं पे मेडिकल स्टाफ की कमी, कहीं पे आईसीयू बेड की कमी, कहीं अस्पताल में एडमिट नहीं कर पा रहे मरीजों को, और कहीं पे दूसरी तरह की दिक्कतें। एक तरफ तो दावे ये कि सारी चीजें व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हैं। वो जमीनी स्तर पे उतर के वहां के जमीनी हालात को समझ रहे हैं। तो अस्पतालों में मरीजों के हिसाब से बेड की काफी कमी देखी जा रही है और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी अभी देखी जा रही है। मरीजों को बचाने के लिए जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। कई जगहों पर आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी है और मरीजों के अनुपात में मेडिकल स्टाफ की कमी है। कई जगह पे एम्बुलेंस चालकों की मनमानी चल रही है, वो मन मुताबिक पैसा ले रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों के हिसाब से जो बेड की कमी है वो बनी हुई है। यानी ये जो इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं वो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन संसाधनों पर जो मारामारी है वो बदस्तूर जारी है और वो जब तक मारामारी खत्म नहीं होगी तब तक व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। हालात बेहद भयावह कई जगह बने हुए हैं। हालांकि कई जगह स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कई चुनौतियां हैं मौजूदा वक्त में। एक तो तीसरी लहर का संकेत जो है उससे कैसे बचा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र जो है, गांव जो है वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं पूरे के पूरे, उनको कैसे बचाया जाए। और कई यहां पे चुनौतियां शासन प्रशासन के सामने हैं संसाधनों को लेकर। एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ होगा, हम उनसे समझेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर अब किस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो काम आएगी और कैसे इससे पार पाया जाएगा। क्योंकि दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि उसने हमारे दावों की, हमारी हकीकत की, हमारे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी और यह बता दिया कि कितनी तैयारी हमें करने की जरूरत थी और कितनी तैयारी की गई। यानी कि अब जो आंकड़ों की कमी आ रही है तो जाहिर है लॉकडाउन लगाया गया है, उस लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और साप्ताहिक बंदी से शुरू हुआ वीकेंड लॉकडाउन, उसके बाद 17 बजे तक अब बढ़ाया गया। और इसी तरीके से जो दूसरे राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पे भी अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं सिर्फ इसलिए कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। और अब जो आंकड़े 24-24 घंटों में सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चेन थोड़ी ब्रेक हुई है, लेकिन बावजूद इसके दबाव इतना ज्यादा स्वास्थ्य विभाग पे आ चुका है कि जो संसाधन है उनकी कमी देखी जा रही है। तो आंकड़ों में कमी आई है, यानी गिरावट कई जगह दर्ज की गई है पिछले कुछ दिनों में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पिछले 24 घंटों में 23,000 मामले आए हैं, जबकि यही आंकड़ा जो है वो 33,000 तक पहुंच गया था, 30,000 पार होने लगा था रोजाना। लेकिन अब उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। राहत भरी खबर है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन को 11 और जिलों में आज से शुरुआत की गई है उसकी। चूंकि पहले शुरुआती दौर में जो 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन हो रहा था वो सिर्फ 7 जो जिले थे प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित, वहां पे हो रहा था। लेकिन अब 11 और जिलों में आज से शुरुआत हुई है। 3.5 लाख खेप की जो कोरोना वैक्सीन है वो भारत पहुंची थी, लखनऊ पहुंची थी 2 दिन पहले ही।
और अब वैक्सीनेशन को भी तेज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो संसाधनों की कमी देखी जा रही है, जो मारामारी देखी जा रही है, वो आखिर कैसे दूर होगी, उस पर कब बंदोबस्त किया जाएगा। हालांकि कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो, आईसीयू बेड की कमी ना हो और दूसरे जो जरूरी संसाधन है उनकी कमी ना हो। बावजूद इसके कई जगह, क्योंकि कालाबाजारी की खबरें आई, कई जगह जमाखोरी की खबरें आई, कई जगह दूसरी तरीके की तस्वीरें आई, तो अब बुनियादी जो चीजें हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, लोगों को वक्त पे इलाज कैसे मिले, ऐसी कई चीजें हैं। एक वरिष्ठ पैनल है हमारे साथ, उनसे हम समीक्षा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे आगे की रणनीति क्या है और कैसे संसाधनों की कमी दूर होगी। हमारे साथ गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ अजय अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, शौकत अली है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और नरेश चावला है, उपाध्यक्ष है डीएमसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। राहत की बात एक ये है कि पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों में कमी हमें दिखाई दे रही है कोरोना के, जो 30,000 से प्लस होने लगे थे, अब वो ग्राफ नीचे आ रहा है। लेकिन जो संसाधनों की मारामारी है वो कब तक सर दूर हो पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है। देखिए, सरकार की जो नीति है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूत्र दिया है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, उसके आधार पर वार फुटेज पर हमारा प्रशासन लगा हुआ है और सरकार उस पर काम कर रही है, जिसके कारण से निरंतर जो है कमी देखी गई। पिछले 10 दिनों में लगभग 77,000 की कमी आई है और साथ ही साथ संसाधनों की वृद्धि हो, संसाधन बढ़ाए जाए, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। आज जो ऑक्सीजन की डिमांड थी उत्तर प्रदेश की, जहां 300 मीट्रिक टन हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 1000 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा रही है। वाराणसी में 600 बेड का डीआरडीओ का हॉस्पिटल बन करके तैयार है, गोरखपुर में तैयार है। हर स्तर पर संसाधनों को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी में आपदा में जो कलंकित अवसर खोजने का जो कुत्सित प्रयास कुछ लोग जो कर रहे हैं, उसके वजह से जो एक आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी पैदा हो रही है संसाधनों की, निश्चित रूप से उससे आम जनता, आम जन प्रभावित हो रहे हैं, मरीज प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग की जान भी गई होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ। और सरकार उस फ्रंट पर भी, हमारा पुलिस प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त तरीके से इनकी खोज भी कर रहा है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, इन्हें पकड़े भी जा रहे हैं, ये लोग ये बंद भी किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये स्थिति लंबी नहीं चल सकती। और जिस तरीके से हमारी निगरानी समितियां हैं, लगभग 97,000 निगरानी समितियां पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के लोगों को खोज रही हैं और खोज करके उनका टेस्ट करा रही है। और जहां कहीं भी कालाबाजारी जैसी समस्या उभर करके आ रही है, उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर भी लोग सूचना दे रहे हैं और ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। उनके विरुद्ध पेंडेमिक एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है, दंडात्मक कार्रवाई। ठीक है। अजय अरोड़ा, क्या चूंकि अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद जो कोरोना की चेन है वो थोड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, आंकड़े नीचे आ रहे हैं, राहत भरी एक खबर है प्रदेश के लोगों के लिए और हम सब के लिए। लेकिन जो संसाधनों की कमी थी, क्या वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है या अब भी हालात वैसे बने हुए हैं? राजेश जी, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से बात की, पत्र लिखा। हाँ। कि संसाधनों की कमी है उत्तर प्रदेश में और अस्पतालों में लोग फोन नहीं उठा रहे, ये कहना केंद्रीय मंत्री का है। और 2-3 विधायकों ने भी ये बात रखी। ठीक बात। और जहां तक संसाधनों की बात है राजेश जी, संसाधनों की अभी भी कमी है और जिस प्रकार से अभी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, भले ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोले कि 300 मैट्रिक की जगह 1000 मैट्रिक टन पहुंच गई, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लोग दम तोड़ते दिख रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के। और उत्तर प्रदेश में तो, लखनऊ में तो शमशान में भी जगह नहीं जहां टोकन दिए जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य राजेश जी ये है कि बिना राजनीति के सरकार का फेलियर है, तंत्र का फेलियर है। बिल्कुल सरकार को मान लेना चाहिए। भले ही ग्राफ गिर गया, तो लोगों ने लॉकडाउन हो गया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लोगों ने मास्क लगाए, तो उसका असर है, तो थोड़ी बहुत चेन टूटी भी। लेकिन सरकार की नाकामी है राजेश जी। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक रही। मैं तो बार बार राजेश जी आपके चैनल के माध्यम से बात रखता हूँ। हाँ। जिस प्रकार से अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, ये पूरा विश्व बोल रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी। हाँ। इसी प्रकार से पूरे विश्व ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी और नवंबर दिसंबर में कई देशों में दूसरी लहर आ गई थी। हम चेते नहीं। अगर हम चेत जाते तो ये दिक्कत नहीं आती, सारे इंतजाम हो जाते, संसाधन इकट्ठे हो जाते, निर्यात नहीं करते मेडिसिन,
वैक्सीन निर्यात नहीं होती, रेमडेसिविर निर्यात नहीं होते, फेविफ्लू निर्यात नहीं होते। और जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये भी बात रखी, कालाबाजारी हो रही है। हाँ। बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, मैं तो पूरे देश की बात करूं लेकिन उत्तर प्रदेश पे ही आता हूं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की। उत्तर प्रदेश में अगर कालाबाजारी हो रही है, कई नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की गाजियाबाद में, और कई कंसंट्रेटर वालों पे छापे पड़े, कई फेविफ्लू की दवाइयां बनी थी वहां छापे पड़े। ठीक। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये बात कालाबाजारी हो रही है, हाँ। और इन्होंने बोला कि 97 टीमें लगी हैं, या जो भी इन्होंने कंटेंट दी, जो भी इन्होंने आंकड़े दिए, अगर इतनी टीम्स लगी हैं तो फिर कालाबाजारी क्यों? बिल्कुल, क्योंकि कालाबाजारी एक बड़ा मुद्दा है राजेश जी। हाँ। ये फेलियर किसका है? मेरा बस 30 सेकंड और, कि अगर ये हो रही है तंत्र के आंख के नीचे, हाँ। सरकार के आंख के नीचे, तो इसका दायित्व, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती? ठीक है शौकत अली, क्योंकि देखिए अब जो आंकड़े हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता, और आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो शुरुआती दौर में एकदम उछाल आया था उनमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है, कमी आ रही है, यानी सरकार जो कदम उठा रही है उसका असर होता दिखाई दे रहा है। राजेश जी, अगर आप इसको कहेंगे कि सरकारें जो कदम उठा रही उसकी वजह से आंकड़े कम हो रहे, तो मैं कहूंगा कि सरकार को फिर पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था। इतने दिन इंतजार क्यों किया? क्या सरकार चाह रही थी कि इतनी सारी जानें चली जाए, इसलिए अभी तक कदम नहीं उठाया? ठीक है, सरकार को तो साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि आप लॉकडाउन कर दीजिए, लेकिन क्या किया सरकार ने? सरकार सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पे पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खटखटा रही कि नहीं लॉकडाउन नहीं चाहिए मुझे। आज वो लॉकडाउन पे आ गए। अरे महाराज, आप करना क्या चाहते हैं? जब तमाम जाने जा रही थी, तमाम उपकरण की जरूरत थी, तब आप पता नहीं कि मदमस्त थे इतना, क्यों आप अहंकार में डूबे हुए थे? उस वक्त आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए था, इससे तमाम जाने राजेश जी बच जाती। लेकिन समस्या क्या है, ये जो करते हैं, अगर विपक्ष इनको सलाह दे दे तो समझ लीजिए विपक्ष की बात तो माननी नहीं है। विपक्ष की बात अगर ये मान लेते हैं, उस वक्त जब विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि आप लॉकडाउन कर दीजिए, उस वक्त अगर लॉकडाउन हो जाता, मुझे लगता है तमाम जाने और संक्रमण जो इतनी तेजी से फैला उसमें काफी रोकथाम लग पाती। रही बात अब जो तमाम उपकरण की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी के साथी हो सकता हो कह रहा हूँ कि अभी उनके गोडाउन में भरे पड़े हो, चीजें रखी पड़ी हो, एकदम भरा पड़ा हुआ गोडाउन, लेकिन सत्यता जो धरातल पे है राजेश जी, आज भी लोग परेशान हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, तमाम उपकरण ऐसे हैं जिसके लिए आज भी लोग भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बयान दे सकते हैं, लेकिन सत्य अगर देखना हो तो इनसे स्वयं कह दीजिए कि आप चलिए एक काम करिए, मुझे ऑक्सीजन और तमाम उपकरण ऐसे हैं जो उपलब्ध कराने की बात है, वो आप उपलब्ध करा दीजिए, आपको कोई जवाब नहीं देगा राजेश जी। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं डीएमसी के। नरेश जी, आप ये बताएं कि अभी जो हालात बने हुए हैं और जो संसाधन हमारे पास हैं, क्या वो काफी हैं, और ये संसाधनों की जो मारामारी है ये कब तक दूर होगी, कब खत्म होगी? क्योंकि संसाधनों की कमी हम कई जगह देख रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, कहीं दूसरे हालात बने हुए हैं। अजय जी, मान के चलिएगा जब ये दूसरी लहर आई थी तो हालांकि ये सच बात है कि ये दूसरी लहर हमें ऑलमोस्ट दिसंबर के एंड में पता चल गई थी, और हमें पता था कि पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, और फरवरी के मिड में हमें एहसास हो गया था कि ये सेकेंड वेव आने वाली है। ये वेव इतनी तेजी से आई है, इट हैज टेकन अस बाय सरप्राइज। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग्स और रिलीजियस गैदरिंग की वजह से, फोकस कुछ ठीक ना होने की वजह से पिछले एक महीने में लोगों ने बहुत कष्ट पाया है। लेकिन हम इस बात को स्वीकार करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में पहले केस ज्यादा थे, दिल्ली में आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बहुत ज्यादा केस अब कम हो गए हैं, यूपी में शायद थोड़े कम हो गए होंगे, उत्तरांचल में अभी थोड़ा ठीक ठीक चल रहे हैं। तो कुछ जगहों पे पीक आ चुकी है, कुछ जगहों पे पीक अभी आनी है। लेकिन एक जमीनी सच्चाई ये है कि जितने केसेस आए हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका क्या हुआ कि जैसे एकदम लोगों को आईसीयू के धक्के खा रहे हैं, सब लोग आईसीयू पे भाग रहे हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन बेड चाहिए, कुछ लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल पा रहे, तो एकदम ये टैकल नहीं कर पाई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश का जो जीडीपी का जो हेल्थ एलोकेशन है वो कम होने की वजह से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी इतनी पर्याप्त नहीं थी, इतनी बड़ी वेव को बर्दाश्त कर पाती। उसका नुकसान क्या हुआ, केसेस एकदम कभी महाराष्ट्र में ज्यादा, कभी यूपी में ज्यादा, कभी दिल्ली में ज्यादा, कभी उत्तरांचल में ज्यादा, कभी अब तमिलनाडु में ज्यादा, कभी मध्य प्रदेश में ज्यादा, उससे अलग अलग जगहों में कोलैप्सेस
छोटे छोटे क्लैप्सेस होते रहे हैं जी। तो इसलिए मैं सब लोगों को ये कहता हूं कि भैया कोरोना तो कोरोना है, वो अपना कर्म दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप, जो हम हमेशा कहते आए हैं, अप टू 85 to 90% केसेस को हॉस्पिटल्स की जरूरत होती ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेचैनी ना दिखाएं, अपना पैनिक ना दिखाएं, चुपचाप अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रहें और उसकी सलाह पे चुपचाप अपने होम आइसोलेशन जो कहा गया है उस पे, और छुटपुट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं सिम्टोमेटिक, इंग्लिश में कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसको कीजिएगा। तब ले दे के हमारे पास 10 से 15% केस आ जाएंगे जिनको कि आईसीयूज की या वेंटिलेटर्स की या ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ेगी। उसको अगर हमें करना पड़े तो शायद हम मैनेज कर सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन मत भूलिए इवन कल तक भी 4 लाख केसेस गए हैं। कुछ जगहों पे टेस्ट कुछ कम हो पाए हैं, ये सब अलग चीजें हैं। कुछ मैंने परिवारों में देखा है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक बंदे का पॉजिटिव आ तो गया, बाकी का आपको क्या करवाना है, उनको पॉजिटिव मान के चलिए। तो ये एक दूसरी जमीनी सच्चाई है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि पर से कोरोना कम हो गया है, तो अभी कम नहीं हुआ है। अभी हमने अपना गार्ड, यानी कि अपनी सावधानियां, जिसको कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, वो ज्यादा फॉलो किया जाए। सरकार अपना काम करेगी, जनता अपना काम करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स जो कि पूरे तुले हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन जनता का काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनता जो बेचैनी शो मत करे और जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करे। जो हम हमेशा कहते आए हैं, घर से ना निकलना, मास्क का पहना, भीड़ भाड़ ना निकालना में ना निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो अपने नॉर्मल एक बैलेंस डाइट खाना, ताकि आपकी इम्यूनिटी रहे। यही पक्के हल हैं, इन्हीं के साथ हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इन्हीं के साथ चलना होगा, तभी अपना और दूसरों का बचाव किया जा सकता है, अपनों को बचाया जा सकता है। गौरव मिश्रा, अभी चूंकि दूसरी लहर में हालात ये हैं कि हमारे जो संसाधन है वो नाकाफी हैं, वो कम पड़ गए कई जगह, उसकी मारामारी है। अभी विशेषज्ञ तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है कि आगे हालात क्या होंगे, उससे निपटने की तैयारी की जाए? देखिए, केंद्र सरकार ने दूसरे लहर का जो इंफॉर्मेशन है, जो नोटिस है, वो जनवरी में ही ले लिया था और सभी प्रदेशों को इसके बारे में सूचना दिया गया था। कहीं न कहीं पहली लहर के बाद जिस तरीके से हम कैजुअल हुए और आम नागरिक पहले की तरह अपना जीवन यापन करने लगे, उसकी वजह से लापरवाहियां हुई और एकाएक आउटब्रेक हुआ और स्थिति भयावह हो गई। और आपको बताएं, अभी हॉस्पिटल का तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक हॉस्पिटल में छापा डाला गया तो उसमें 70 लोग ऐसे मिले, 70 मरीज ऐसे मिले जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं थी। उस हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो इस पैनिक की अवस्था में बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटलों की तरफ रुख कर लिया और जाकर के वहां एडमिट हो गए, और कहीं न कहीं जो जरूरतमंद थे, जिन्हें हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, वो इससे वंचित रह गए और जिसका वो शिकार हुए। और जिस तरीके से सूचनाएं, भ्रामक सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से या तरह तरह के इलाजों का जो एक भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया, इनका भी एक गहरा रोल रहा इस स्थिति को उत्पन्न करने में। लेकिन धीरे धीरे सभी परिस्थितियों को भांपते हुए प्रशासन और शासन उस पर नकेल कस रहा है और स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद था पिछले वर्ष से पहले लहर से ही सरकार ने भांप लिया था और जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया था, चाहे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या स्पेशल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की बात हो, बड़े पैमाने पर सरकार ने काम किया था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि बड़े बड़े विकसित देश भी अपने यहाँ जब पीक आया तो वो उस पीक को संभाल नहीं पाई और मौतों का ढेर लग गया। लेकिन उसकी तुलना में यदि अगर उत्तर प्रदेश में यदि देखें तो अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश की आबादी और यहाँ की व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, बहुत अच्छी है, उस पर कंट्रोल किया जा रहा है और निरंतर उस पर प्रयास किया जा रहा है। केवल अब जो मार्केट के अंदर में कालाबाजारी करने वाले हैं, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले हैं, दवाओं की कालाबाजारी करने वाले हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इन्हें चिन्हित करके इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना नहीं, तो इनके खिलाफ कोई विशेष रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि कालाबाजारी की वजह से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वक्त पे इलाज नहीं मिल पा रहा, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, जीवन रक्षक दवाएं, कालाबाजारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा हम सबके सामने आ रहा है। नहीं, इस पर बहुत पैनी निगाह प्रशासन का है, सभी जिलों में है। दिल्ली जैसे हालात उत्तर प्रदेश में नहीं है। दिल्ली में तो बाकायदे प्रायोजित कालाबाजारी हो रही है
उनके सरकार के मंत्री, उनके विधायक अपने घरों में रख करके कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या फिर दवाएं हो। कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है जहां इस तरह का कुछ कार्य कोई कर रहा है और वो संज्ञान में आ रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि बहुत से हॉस्पिटलों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है जहां गलत तरीके से प्रैक्टिस किए गए हैं। और इतना ही नहीं, जहां कोविड पेशेंट भर्ती हुए हैं, जहां जिनकी मृत्यु भी हुई है, उनका भी डेटाबेस सरकार इकट्ठा कर रही है। किस तरीके से उनका इलाज हुआ है उसका भी डेटाबेस इकट्ठा कर रही है। और कहीं न कहीं इसकी जवाबदेही उन सारे लोगों की बनेगी अगर गलत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, अगर गलत तरीके से, अगर दवाओं के न मिलने के कारण अगर कोई मृत्यु हुई होगी तो उससे भी जवाबदेही तय होगी। और यही कारण है कि इन्हीं सब भय के कारण अब स्थितियां सुधरनी शुरू हो गई। ठीक है, अजय अरोड़ा कुछ कह रहे हैं, आप ही की बात पे टिप्पणी कर रहे हैं। अजय। राजेश जी, इन्होंने दिल्ली की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, कई प्रदेशों की बात की, कालाबाजारी की। बिल्कुल, दिल्ली में चाहे नवनीत कालरा हो, चाहे गगन दुग्गल बैठे हो इंग्लैंड में, और चाहे इमरान हुसैन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी हो, जहां एम्बुलेंस पकड़ी गई। एक सांसद, एक जिम्मेदार नेता एक प्रदेश का, और बाहर बिहार के अंदर स्थिति राजेश जी ये है, आपने दिखाया था आपके चैनल में, एक बच्चे की मृत्यु होने के बाद उसको कंधे पे लेके, उसके शरीर को लेके उसके पिता 12 किलोमीटर तक पैदल गए। एक पत्नी अपने पति की लाश लेकर और ई रिक्शा में बांध के लेके जा रही थी, और वहां एम्बुलेंस पड़ी थी राजीव प्रताप रूडी के घर पे, और उन्होंने क्या दलील दी कि उन पे ड्राइवर नहीं है। वो सांसद जिनके घर पे नौकर चाकर, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम सब चीज है, क्या वो 40-50 ड्राइवर इकट्ठे नहीं कर पाए? कितनी वहां भयावह स्थिति है बिहार के अंदर, लोगों को साधन नहीं मिल रही। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, इस प्रकार के भंडारण, और जहां तक कालाबाजारी की बात की, अच्छा, तो डॉक्टर चावला की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, बिल्कुल चरमरा गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि जब दूसरी लहर आने से पहले हम चेत गए थे, नहीं चेते। अगर चेत जाते 53,620 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड और वर्ल्ड बैंक से आया था, उसका सदुपयोग हो जाता, प्लांट लग जाते, दवाइयों की फैक्ट्रियां लग जाती, अस्पताल बन जाते, बेड हो जाते, वो नहीं चेते। और अभी डॉक्टर चावला ने एक बात और की कि कुछ पेशेंट तो हमें पता होते हैं राजेश, कि अगर आपने टेस्ट कराया, मैंने टेस्ट कराया, मैं नेगेटिव हूँ, है ना, कोई और पॉजिटिव है, ये तो पता लग गया आरटीपीसीआर रिपोर्ट में। और आजकल जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, घर में एक को हो गया और सिम्टम्स हमारे बुखार आ गया या सिर दर्द हो गया, और टेस्टिंग की 6-6 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तो 6 दिन प्रतीक्षा ना करें, अपने आप को कोरोना समझ के आइसोलेट कर लें। बिल्कुल ठीक। और राजेश जी, वो कोरोना होता भी है उनको, वो टेस्ट नहीं करा पा रहे क्योंकि टेस्ट की सुविधा नहीं है, 6-7 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तो वो 7 दिन तक नहीं हो सकते। तो इस पर अच्छा वो ठीक भी हो जाते हैं 21 दिन के बाद होम क्वारंटाइन होके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो सरकार ने वादा किया था, और वैक्सीन, उन 4-5 में कमी है। ठीक है, इसी पे जवाब गौरव मिश्रा देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। गौरव मिश्रा आप ही की बात पे टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी है और हम समझेंगे कि आखिर जो संसाधनों की मार है वो कब खत्म होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंकड़ों में कमी, संसाधनों की मारामारी, आज इस मुद्दे पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय अरोड़ा हैं, शौकत अली हैं, नरेश चावला हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले अजय के कई आरोपों का जवाब यहाँ पे गौरव मिश्रा दे रहे थे। गौरव, कालाबाजारी को लेकर, तैयारियों को लेकर कई सवाल यहाँ पे अजय ने उठाए थे आपके ऊपर। देखिए, कालाबाजारी की जो ये बात कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जी का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका जिला, उनका संसदीय क्षेत्र पूरे देश में ऐसा एकमात्र सबसे पहले स्थान पर संसदीय क्षेत्र है जिसमें सांसद निधि से सबसे अधिक एम्बुलेंस दिए गए हैं उस क्षेत्र में, पहली बात। और दूसरा, जिस महिला का जिक्र ये कर रहे हैं वो वीडियो दिल्ली का था, ना कि उनके जिले का था। तीसरी सबसे बड़ी बात,
संसाधनों की जहां तक बात है, देखिए भारत ऐसा दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 17 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट किया सिर्फ 114 दिनों में। वहीं उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों की आप बात देखें तो लगभग 1,37,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है और आज 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का काम भी आज से शुरू हो गया। तो सरकार किस वार फुटेज पे काम कर रही है उसका यह जीवंत प्रमाण है। ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में ऑक्सीजन के प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए गए, कई हॉस्पिटलों में लगाए गए, रिकॉर्ड स्तर पे सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेशों से जो आ रहे हैं उनका वितरण किया जा रहा है। हर स्तर पर सरकार जो है फ्रंट फुट पर आकर के काम कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि संसाधनों को लेकर के कहीं कोई कमी है, बस उसके प्रबंधन की जो कारण से अगर कहीं कोई दिक्कत आती है। जिम्मेदारी भी तो सर आपकी है ना कि प्रशासन ठीक से काम करे। अगर संसाधनों की मारामारी नहीं है तो लोग क्यों मर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि उनको बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनके मरीज ने दम तोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हम सबके सामने आंखों देखा हाल है। मैंने तो आपको एक उदाहरण बताया कि 70 मरीज ऐसे थे जिनका इलाज घरों में हो सकता था लेकिन वो बेडों में पड़े हुए थे। तो यही प्रबंधन, यही आवश्यक है। और आज सरकार के अधिकारी, आला अधिकारी हॉस्पिटल जाकर के छापा डाल रहे हैं और देख रहे हैं इन चीजों को और उनमें सुधार लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फोन नहीं उठा रहे, ये भी बड़ी समस्या है कि जो जिम्मेदार हैं वो फोन नहीं उठा रहे। इसमें आपके विधायक, आप ही के मंत्री, ये लोग वही कह रहे हैं कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो फोन तक नहीं उठा रहे। तो ये लाचारी क्यों है? अभी गंगवार जी का इन्होंने एग्जांपल दिया, वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र की एक जगह की बात है, वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म स्थिति ऐसी नहीं है। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने बात की राजेश प्रताप रूडी जी की। इन्होंने वहां को साधुवाद दिया कि उनका क्षेत्र बहुत बढ़िया क्षेत्र है और उन्होंने एम्बुलेंस की बात स्वीकार की, इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं कह रहा हूँ उनके एम्बुलेंस उनके घर में पड़ी थी 77 जो एम्बुलेंस खड़ी थी, तिरपाल लग के, जो काम नहीं आ रही। मेरा प्रश्न ये था, इन्होंने उत्तर पूरा नहीं दिया, वो जो एम्बुलेंस सुविधा के लिए थी जनता के, आवाम के लिए, वो काम नहीं आ रही। दूसरी बात आ जाएगी, देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, इनका हम साधुवाद देते। अगर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आज ना होते हमारे बीच तो देश कैसे चलता, ऑक्सीजन कैसे मिलती? किस प्रकार से फटकार लगाई है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन वितरण को लेके टास्क कमेटी बनाई, ये बनाया, तो सरकार का फेलियर है। सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अगर ये न्यायालय ना होते तो क्या दुर्दशा होती देश की। ठीक है नरेश चावला, हाँ जी, मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि अभी तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं? क्योंकि अब कोरोना ग्रामीण स्तर पे भी काफी फैल रहा है, गांवों में कई जगह फैल चुका है, वहां पे टेस्टिंग नहीं हो रही, जांच नहीं हो पा रही, इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं। लेकिन अब तीसरी लहर के लिए हमारे संसाधन कितने हैं और कितने होने चाहिए? क्या आप लोग सुझाव वक्त रहते दे रहे हैं सरकार को कि ये करने की जरूरत है, जल्द कीजिए? 3 दिन पहले ही हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट ने ये स्पष्ट कहा कि तीसरी लहर आएगी और हमें पता है दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से तीसरी लहर का आना ड्यू है। और ये मैं आप सब लोगों को, आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि तीसरी लहर एक ऐसे सेक्टर को टच करेगी जो अभी तक अनटच्ड है। जो वायरस है, कोरोना वायरस, बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप को बहुत तेजी से म्यूटेट करता है और बदलता है। पहली लहर में ज्यादा बूढ़े लोग इन्वॉल्व थे, दूसरी लहर में कुछ जवान इन्वॉल्व हुए हैं और तीसरी लहर की ट्रेजेडी ये है उसमें शायद बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसकी उम्मीद हम कब कर रहे हैं? उसका डर है कि वो तकरीबन सितंबर-अक्टूबर में हिंदुस्तान में आ सकती है। तो हमारी विडंबना ये है कि पहले हम दूसरी लहर से हम जूझ भी नहीं पा रहे कि बात हम तीसरी की कर रहे हैं। तो तीसरी लहर के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन होंगी, क्योंकि उसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, उसके लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज होंगी, पीडियाट्रिक कोविड वार्ड्स होंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरी लहर को मतलब कि खत्म करने के अगर सुझाव अच्छी तरह से स्वीकार कर लें तो उसमें दूसरी लहर भी ठीक हो जाएगी, निपट जाएगी और तीसरी लहर से शायद हम बच तो नहीं जाएंगे लेकिन वो कम होगी। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है वही 5 चीजें जो मैं पहले बोलता आया हूँ। नंबर 1, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं बड़े अफसोस से कहना पसंद करूंगा, इस टाइम हिंदुस्तान के शायद 14-15 स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन बहुत ही सॉफ्ट है। इससे शायद हमारा मकसद हल नहीं हो रहा,
जो 2020 मार्च अप्रैल मई में लॉकडाउन लगे थे जी। वो बहुत ही अच्छे लॉकडाउन थे। उसमें मुझे अच्छी तरह याद है हमारे फर्स्ट फ्लोर के लोग ग्राउंड फ्लोर तक नहीं आते थे, घर में मेड्स नहीं आती थी, घर में धोबी नहीं आते थे, घर में ड्राइवर्स नहीं आते थे। अब तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप सोच के देखिए राजेश जी, जो वायरस का ट्रांसमिशन रुकेगा कैसे? इंटरस्टेट एक देश से दिल्ली के चारों तरफ एक यूपी है, एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ राजस्थान है। उसके होते हुए जब इंटरस्टेट रोड ट्रैफिक या रेल ट्रैफिक बंद ही नहीं हो रहा तो जो इधर का ट्रांसमिशन उधर जा रहा है, उधर का जा रहा है। तो मेरे विचार में जो लॉकडाउन है वो एक थोड़ा सा ना मजाक बन के रह गया। जब तक कि कोई ये मिलिट्री टाइप हार्श लॉकडाउन ना होता, उससे जिस मकसद के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं वो शायद पूरी तरह से कुछ फायदे हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से काम पक्का नहीं हो रहा। तो इसलिए इतना ही कहा जाएगा, एक लोग घबराएं नहीं, एक अपने डॉक्टर के टच में रहें, छुटपुट ये ऑक्सीजन पे और इन चीजों पे राजनीति ना करके नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन डेलीगेशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स, कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स लाइक पुलिस वाले, लाइक म्युनिसिपैलिटी वाले, एनजीओ और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जन जनार्दन, अगर ये मिल के आज ही सोच लें कि हमें कोरोना को रिवर्स करना है तो मैं कहता हूं ता क़यामत पे 10 दिन के अंदर कोरोना रिवर्स हो जाएगा। अभी कोई सोच ले कोरोना रिवर्स हो गया तो रिवर्स नहीं हुआ है, अभी तो उबाल थोड़े बहुत चलते रहेंगे, कभी किसी स्टेट में पीक आएगी, कभी थोड़ा। दूसरा जो मैं कहता हूं, वैक्सीनेशन जो हमारी अच्छी चीज है, लेकिन इस वैक्सीन का आपने तीसरी लहर का सवाल पूछा था तो मेरा जवाब है वैक्सीनेशन अभी 18 साल से कम लोगों को शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसलिए जो हमारी 16-16.5 करोड़ काउंट है, इसको हमें अब तक सितंबर तक कम से कम 55 से 60 करोड़ करना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों को हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी, हमारे बच्चे बच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब हमें सबको मिलजुल के बिना किसी राजनीति के कोशिश करनी होगी, तभी कोरोना को हरा पाएंगे। ठीक, अजय अरोड़ा आप कुछ कह रहे हैं? मेरा डॉक्टर चावला से एक टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मान लो 2 वैक्सीन लग गई किसी को और तीसरी लहर आती है, उसमें कितनी सेफ्टी है? तीसरी बात, अगर मान लो 1 डोज लग गई और जैसे वैक्सीन की कमी है आजकल, मान लो मैंने कोवैक्सीन लगाई और आज कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है, मैं दिल्ली में निवासी हूँ, दिल्ली का, तो वो समय जो मुझे दिया गया 35 दिन 40 दिन वो ऊपर हो गया और सेकंड डोज में मान लो 2-3 महीने का विलंब हो जाता है। उस स्थिति में क्या 2 वैक्सीन के बाद कोई तीसरी वैक्सीन भी आनी है? अभी जैसे सरकार पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अभी कई सरकारें कह रही हैं, राज्य सरकारें के यहाँ पे वैक्सीन नहीं है, और जो पहली लगाने के बाद और दूसरी वैक्सीन लगाने से हम वंचित रह जाते हैं, तो क्या पहली का असर रहेगा थोड़ा बहुत? यस, मैं ये अजय जी मैं स्पष्ट जवाब दूंगा। हमें भी थोड़ी बहुत कमियां कुछ प्रदेशों में पता चली हैं। पहले तो मेरे हिसाब से सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ा के, क्योंकि यही एक हथियार हमारे पास है जिससे हम तीसरी लहर से बच पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि टाइम पे सबको लगनी चाहिए। जहां तक आपने पूछा कि पहले जो गैप था, पहली जो कोविशील्ड का था, उसका गैप हम 28 दिन कहते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के हम 8 से 12 हफ्ते तक कर सकते हैं। और कोवैक्सीन का जो गैप है, जो पहले 28 दिन का था 2 डोजेस का, उसको अब 8 हफ्ते तक किया जा सकता है। तो ऐसा शायद हम उम्मीद करेंगे ऐसा ना हो कि किसी को वैक्सीन की कमी भुगतनी पड़ जाए, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पहली वैक्सीन अलोन से हमें 65% बचाव मिल जाता है, तो बाकी दूसरी डोज तक हमें 95% बचाव मिलता है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि देश के किसी वासी को इस कमी का खामियाजा ना भोगना पड़े और सबको टाइम पे लग जाए। बाकी अगर किसी का लेट हो भी जाता है तो हम कहेंगे 1-आधे हफ्ते से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1-2 महीने डिले नहीं होना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रहा था, जैसे तीसरी लहर आती है और वो बड़ी भयानक होगी, दूसरी से ज्यादा होगी, पहली कम थी, दूसरी बहुत तेज है, तीसरी से तेज आएगी, जो 2 वैक्सीन लग जाती है हमारे को, क्या वो कारगर रहेंगी या उसके बाद भी कोई आवश्यकता है प्रिकॉशन की, कोई वैक्सीन, क्या कोई और मेडिसिन कोई? जैसे कि पहले भी कहा गया है कि दवाई भी और कड़ाई भी। अब अजय जी मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा ही कहा है, लेकिन ये WHO के डायरेक्टर ने भी कहा है कि आप खाली अपने आप को बिल्कुल बेफिक्र तो अभी 1-2 साल हो ही नहीं सकते। यानी कि मतलब सोशल वैक्सीन का मतलब
जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें आज भी अपनाना चाहिए, उस जीवन शैली को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, यानी वैक्सीन लगने के बाद भी सावधानियां बेहद जरूरी हैं। शौकत अली, क्या आप लोग बतौर विपक्ष क्या सिर्फ कमियां ही गिनवा रहे हैं या सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं, या मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि देखिए इस महामारी से मिलकर निपटा जाएगा, ये सुझाव है हमारे, ये सरकार को करना चाहिए? देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी ने शुरू से लेकर अभी तक तमाम सुझाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहंकार में थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से आंकड़ों की पार्टी है। उनका काम है गुलाबी आंकड़े उत्तर प्रदेश को देते रहना और देश को देते रहना, देश को गुमराह करते रहना। अगर इनके पास संसाधनों की कमी थी तो इन्हें बताना चाहिए था, विपक्ष के साथ बैठक करनी चाहिए थी। तब विपक्ष ने कहा कि हम आज इस जो बड़ी महामारी है देश में जूझ रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश में जूझ रहे लोग, हम तब साथ नहीं देंगे। क्या विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा? राजनीति नहीं कर रहा। विपक्ष ने तमाम सुझाव दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजेश जी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआती दौर में ही कहा था कि लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट हमने बनाया था, वो खाली पड़ा है और पूरी तरीके से खाली पड़ा। आप उसको यूटिलाइज करिए, उसको चलाने का काम करिए, उसको कोविड में तब्दील करने का काम करिए, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने काम नहीं किया। आखिरी स्टेज में आके उस पर काम करना शुरू किया। ये ना जाने कि उस समय में कितनी लीपापोती करते रहते, समय बर्बाद करते थे। जब समय खो जाता है तब इनको समझ में आता है, उसके बाद काम करना शुरू करते। तमाम सुझाव समाजवादी पार्टी ने राजेश जी दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, जब ये गुलाबी आंकड़े देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आज जिन लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, वो आंकड़े आप क्यों नहीं दे पाते? सरकार वो आंकड़े क्यों छुपा लेती? इतनी सारी मौतें हो रही, वो क्यों नहीं बताती? उन आंकड़ों में क्यों कमी आप दबाने का प्रयास करते हैं? उन आंकड़ों को नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अभी आंकड़ों में कलाकारी हो रही है, आंकड़ों में खेल हो रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को गुमराह, देश को गुमराह करने, गुलाबी आंकड़े पेश करने में महारत हासिल है। इसमें ये सिर्फ आंकड़े देते रहते हैं। संसाधन की कमी है ये बताने में आंकड़े देने का काम कर देंगे आपको। जब इनसे सवाल किया जाता, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, विपक्ष के माध्यम से, अन्य तमाम लोगों ने जब इनसे सवाल किया कि इतने संसाधनों की कमी है, आप क्या कर रहे थे? ये गुलाबी आंकड़े आपके सामने पेश करते थे। देश गुलाबी आंकड़ों से नहीं चलेगा। आप धरातल पे देखिए कि क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, क्या स्थिति है देश की। देश आज कहाँ आ खड़ा हुआ है? देश एकदम कगार पे आके खड़ा हो गया। न जाने कितने लोग खो दिए हम लोगों ने, न जाने कितने मीडिया बंधु खो दिए हम लोगों ने, तमाम नेताओं को खो दिया हम लोगों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके सामने आंकड़ा पेश करने का काम करे। शर्म नहीं आती? गौरव मिश्रा, देश की चलता तमाम संसाधनों की कमी है, आप उस पर क्यों नहीं फोकस करते? आप क्यों नहीं बताते देश को कि ये संसाधन नहीं है हमारे पास? क्या विपक्ष मना कर देगा? हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पे। शौकत अली, जवाब ले लेते हैं। गौरव मिश्रा, क्या सच्चाई जो है वो छुपाई जा रही है? क्या आंकड़ों में खेल किया जा रहा है? ये बड़ा आरोप आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। क्या आंकड़ों में खेल हो रहा है? समाजवादी पार्टी जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से अपने लिए अवसर तलाशने में लगी हुई है। आंदोलनों के माध्यम से, वैक्सीन का विरोध करके एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा समुदाय वो वैक्सीन का विरोध करने लगा इनके नेता के कारण। इनके नेता ने विरोध किया कि ये भाजपा की वैक्सीन है। आज वो ऐसा अपराध करके समाज में खड़े हैं, तो आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कहीं न कहीं इनके नेता अखिलेश यादव जी भी हैं, तो उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। संसाधनों की कमी और संसाधनों की उपलब्धता ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उपलब्ध करा रही है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम किया, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने का काम किया, लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया। कम से कम ऐसे विपक्ष को पूरी दुनिया देख रही है कि कितना गैर जिम्मेदार विपक्ष इस देश में काम करता है। वो भी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां का विपक्ष किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है इस प्रकार के पेंडेमिक में, जिसमें पूरी दुनिया प्रभावित हो, और उसमें भी राजनीतिक संभावनाएं खोजने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विपक्ष से हम कोई सकारात्मक व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार अपने स्तर पर सभी फ्रंट पर पूरे वार फुटेज से काम कर रही है और पूरी तरह से इसको काबू में हम ले लेंगे, और निरंतर इसकी संख्या घटती चली जा रही है। और जो अव्यवस्थाएं पनती हैं, हाँ। और जो लोग उसमें अपनी रोटी सेके हैं, हाँ। वो लोग भी दंड के भागी होंगे, वो भी चिन्हित हो रहे हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, पहले शौकत अली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ा, मैं कहूंगी महामारी के अगर कोई दोषी है तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री। आपको पता होना चाहिए कि ये स्वयं कह रहे हैं कि जनवरी में इसकी जानकारी हो गई थी। अरे जब आप जानते थे कि एक दूसरी लहर आने वाली है, देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी थी, तब देश के प्रधानमंत्री बार बार देश की जनता को ये मैसेज देने का क्यों काम कर रहे थे कि हमने कोरोना पे जीत हासिल कर ली है। तमाम इनके विधायकों ने, पत्रकार बंधुओं ने जब पूछा इनसे कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म हो गया है। ये मैसेज देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था, जिसका भुगतान आज देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह के बयान देते हुए।
कितना पालन किया आपने सोशल डिस्टेंसिंग का? ये आपने बंगाल में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, बिहार में भी देखा। जब चुनाव आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। क्या दोषी नहीं है भारतीय जनता पार्टी? चुनाव जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश की जनता जरूरी नहीं है मुझे लगता है, इसीलिए वो चुनाव पे फोकस करते, सच्चा सुख पाने के लिए कोशिश करते। लेकिन जब देश की व्यवस्था सरबराही हुई है, सभी ने राजनीति सूझी हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ही सांसद हैं, आपके ही विधायक हैं, उन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, उन लोगों ने सिद्ध किया है कि देश की क्या स्थिति। ठीक है, एक टिप्पणी अजय अरोड़ा की भी लेनी होगी, उसके बाद गौरव से जवाब ले लेंगे, डॉक्टर साहब के पास भी चलेंगे। अजय अरोड़ा। राजेश जी, आज मैं ये बात नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कराए। आज मैं ये बात भी नहीं करूंगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने बंगाल में, असम में रैलियां की। मैं ये बात भी नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंगाल में चुनाव कराने गए और जब वो अपने क्षेत्रों में तो कोरोना लेके आए। मैं ये बात भी नहीं कहूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के विधायक केसर सिंह जो बरेली के नवाबगंज से आते हैं, जिनकी मृत्यु होगी, जो साथी हमने खो दिया, पार्टी अपनी जगह, हमारे साथी थे वो, उन्होंने एक पत्र लिखा था भारत के स्वास्थ्य मंत्री को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, कि मैं नवाबगंज बरेली का विधायक हूँ, केसर सिंह नाम है मेरा, और मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, मेरा इलाज ठीक नहीं हो रहा। दिल्ली के किसी प्रतिष्ठित अस्पताल का उन्होंने नाम लिख के बोला कि मुझे यहाँ एडमिशन करा दी जाए, शायद मेरी जान बच पाए। उसका उत्तर भी नहीं दिया और वो विधायक हमने खो दिया। विधायक किसी पार्टी का हो, लेकिन विधायक होता है, एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। भारत की जनता में कोई भी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, अगर कोई भी कोरोना की वजह से और लापरवाही से उसकी मृत्यु होती है तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की बनती है। और गृह मंत्री तो बिना मास्क के, और जब कोरोना काल में लगा था कि कोरोना में घरों से बाहर ना निकलें, और 8वें चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री ने सुबह आती अपील की आपके चैनल के माध्यम से, कृपया भारी संख्या में बाहर आएं, अपने मत का प्रयोग करें। इधर कह दे कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की फर्क है। और डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जो अभी हालात है, चूंकि अभी गौरव मिश्रा ने भी कहा कि कई लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए जिनको जरूरत नहीं थी। डॉक्टर साहब तक अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे फिर संपर्क करेंगे। लेकिन गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो अभी आपने जिक्र किया था कि कई लोग जिनकी स्थिति गंभीर नहीं थी वो अस्पताल में जाके भर्ती हो गए, और जो जिनको जरूरत थी वो इससे रह गए। ऐसी सिचुएशन ना हो, ऐसे मरीजों की पहचान हो, क्या इसके लिए कोई टीम बनाई गई है, कोई रणनीति बनाई गई है कि ऐसा ना हो, जो जरूरतमंद है उनको इलाज मिले और बेवजह लोग ऐसे ना जाएं वहां पे? जी हाँ, जब ये सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई तो इसका एक टास्क फोर्स बना करके हमारे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जिलाधिकारी के निर्देशन में इस काम को किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ भर्ती ही नहीं हो गए, बहुत बड़ी संख्या में जो जीवन रक्षक दवाएं थी महामारी से संबंधित, उसको स्टोर कर भी करना शुरू कर दिया लोगों ने, रखना भी अपने घरों में शुरू कर दिया प्रिकॉशन के तौर पर। तो एक स्कैरिसिटी उसके कारण से भी बाजार में पैदा हो गई, और जिसका लाभ कालाबाजारी करने वाले लोगों ने उठाना भी शुरू कर दिया। ये तो एक विषय हो गया, लेकिन अब इस पर सरकार बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है और इसको लगभग काबू में किया जा चुका है। और थोड़ी बहुत कहीं से अगर कोई शिकायत आ रही है तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो रही है। और संसाधन कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि संसाधनों की बड़ी दिक्कत है, वो मारामारी है, वो दूर हो, उसको ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द किया जाए, उसके लिए कोई विशेष रणनीति? देखिए, ऑक्सीजन एक सबसे महत्वपूर्ण अवयव है इस महामारी में। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे देश में। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की समस्या जरूर थी, तो क्रायोजेनिक टैंकर्स जो है कई देशों से हमारे देश में लाए गए हैं। इसके अलावा जंबो सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर खरीदे जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 26,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी लाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से संसाधनों की वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जो है डीआरडीओ के निर्देशन में वो बनाए जा रहे हैं, बन करके तैयार है, इनफैक्ट बन करके तैयार हो गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि संसाधन की जो कमी है उसको दूर कर ली जाएगी, और लगभग वो दूर की स्थिति में है। अब केवल प्रबंधन की बात है। प्रबंधन अगर व्यवस्थित तरीके से होता चला गया तो ये छुटपुट जो समस्याएं आ रही है वो भी समाप्त हो जाएंगी, और निरंतर
संख्या भी घट रही है। लेकिन ठीक है, एक अजय, चीज बहुत इसमें छोटी जोड़ना टिप्पणी चाहेंगे। कीजिएगा, अभी डॉक्टर साहब के चुनावों पास की में चर्चा जाना। किया था। हाँ। अभी अरोड़ा जी ने चुनावों की चर्चा की थी। हाँ। तो सबसे पहली बात इनको बता दें कि चुनाव सरकार नहीं कराती है, हाँ। चुनाव आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। उत्तर प्रदेश में चाहे पंचायत को चुनाव हो, चाहे बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो, 5 राज्यों में वो चुनाव आयोग ने कराया था। ठीक है, और अजय, एक आपको सेकंड, अगर हाँ। इतना ही सजगता थी तो आप उन चुनावों का विरोध कर दिए होते, आप गए नहीं होते। क्या जरूरत थी आपको रैलियों में जाने की? आप भारतीय जनता पार्टी के ठीक साथ है, अजय, बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा, वक्त कम है, मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। अजय, बहुत शॉर्ट में। मैं बिल्कुल, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहे हैं। जो लोग घरों पे जिनको ऑक्सीजन है, मेरे जानने वाले कई लोग हैं, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए और वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप दिलवा दीजिए। और कितने का मिलेगा, कहां से मिलेगा? वो घर में परेशान हो रहे हैं, उन पे ऑक्सीजन नहीं है। शायद हम 2-4 जाने बचा सकें। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमारी मदद करें तो कई जाने देश में बच सकती हैं। मेरा इनसे अनुरोध है कि कहां पे मिल रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और जो घर में लोग चाह रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने जो आवश्यक है घर में ऑक्सीजन लगाना, जो घर पे ही हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। इमरान हुसैन का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, आपके मित्र पार्टी के हैं, उनका घर ज्यादा दूर नहीं है। 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने यहाँ दबा करके रखे, तो वहां से उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार अपने स्तर पर सभी जिलों में कार्यवाही कर रही है, उपलब्धता पहुंचा रही है। नहीं, आप देखिए, व्यक्तिगत एक दूसरे पे ना हो। एक सेकंड, मैं बहुत गंभीर विषय में चाहता हूं कोई समाधान इससे निकले। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। वो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हों, चाहे वो डॉक्टर की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास हों, या किसी के पास भी हों, ये सब जानते हैं कि जो कैसा कर रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है और पूरा हिंदुस्तान का हर वासी देख रहा है। इस टाइम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें सारी एनर्जीज, आप शायद राजेश जी जानते नहीं हैं कि फैमिली लेवल पे, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ दिल्ली में, हर घर में एक तबाही फैली हुई है। तो हमें उनको बचाने के लिए अपनी सारी एनर्जीज को कोऑर्डिनेट करके कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब हम कुछ जाने भी बुझा पाएंगे। इसमें हमें इंटरनेशनल एड भी मिली है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सब चीजें पर्याप्त मात्रा में हैं। हमें उनको टाइम पे लाके, समय पे लाके और प्रॉपर कोऑर्डिनेट पे करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर जो हम कह रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और प्लस आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि तीसरी वेव की तैयारी भी करनी है। तो मेरे हिसाब से सियासत और राजनीति का समय तो है ही नहीं। अब तो जो पॉजिटिव, बिल्कुल, अब मिलके इस महामारी के खिलाफ लड़ना होगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष को एकजुट होकर समाज को, लोगों को, मेडिकल स्टाफ को यहाँ पे इस महामारी को हराना होगा। बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा, अजय अरोड़ा, शौकत अली, नरेश चावला जी चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से सवाल यही यहाँ पे उठ रहा है कि जो आंकड़ों में कुछ राज्यों में कमी आई है, बावजूद इसके जो संसाधन है उनकी मारामारी है। ये मारामारी कब खत्म होगी और कब व्यवस्था और बेहतर होगी, ये बुनियादी सवाल आज भी बरकरार है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।